सबसे पहले मैं अब्दुल वाहिद साहब के पास आऊँगा। अब्दुल वाहिद साहब, जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, अभी हमने आपको रिपोर्ट भी बताई कि एक तरह से अमेरिका ये बताना चाहता है कि हमने ईरान की घेराबंदी कर दी है। और ये दूसरे लोग जो अमेरिका को एक तरीके से खुदा मानते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका जो चाहे वो कर ले। लेकिन आज की तारीख में और 2003 इराक की सूरत-ए-हाल में मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज एक चैनल पे था जहाँ पे कई एक्सपर्ट बैठे थे, ईरान से भी कुछ लोग लाइव थे और वहाँ पे जो बात सामने आई वो ये कि अगर अमेरिका ये गलती करेगा हमले की, तो इसका बहुत भारी नुकसान होगा। वहीं ईरान से जो लोग पार्टिसिपेट कर इनके लिए आसान नहीं है। ये वेनेज़ुएला नहीं जो हम लोग आमतौर से कहते रहे हैं। तो अब्दुल वाहिद साहब कैसे इस सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि क्या इसमें होने जा रहा है? अब्दुल वाहिद साहब, अनम्यूट कर लें। जी, जी। जी, आपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है इंफॉर्मेशन दी है। गजा का है और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है यूएस का, उसके अलावा ईरान के अगेंस्ट जो है जो कुछ इनकी जो है साजिशें वगैरह हैं, और अब सिर्फ बात साजिशों तक नहीं है बल्कि वो बिल्कुल खुल करके सामने हैं। तो अब जो है इस सूरत हाल के अंदर देखना यह है कि क्या क्या है। बेसिकली देखिए, ऐसा है कि ये जो यूएस है या फिर वेस्टर्न पावर्स हैं जो ये ढिढोरा पीटते हैं कि ये मुहज़्ज़ब हैं, इनके पास तमद्दुन है। बेसिकली ये है कि आप बताइए, कभी एशिया का, कभी अफ्रीका का या उनका कभी कोई डार्क एज रहा है? लेकिन इनका एक डार्क एरा रहा है, पूरे का पूरा एक डार्क, पूरे का पूरा डार्क एज बोलते हैं जिसको। और आपको मालूम है कि मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हूं और मैं मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाता हूं, बीजेएमसी और एमजीएमसी को। एक चैप्टर आता है कि ये जो न्यूज टर्म है ये कहां से आई है। बेसिकली ये 14th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पहली दफा इस्तेमाल हुई, और न्यू जो है जिसको हम नया बोलते हैं ये उसी का प्लूरल है। तो बेसिकली क्या था कि उस 14th सेंचुरी के अंदर बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब 116 साल तक लड़े हैं। बताइए, 1-2 साल नहीं, 116 साल। तो उस वक्त एक टर्म थी कि भाई नया क्या है, जैसे पूछते हैं ना हम लोग कि व्हाट इज न्यू। लोगों ने बोला अब न्यू नहीं है, अब तो इतने सारे नए हैं कि वो न्यूज है। तो उससे जो है फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर न्यूज जो है एक जो है सिंगुलर फॉर्म में बहुत सारी हैपनिंग्स को जो जो कि प्लूरल था, और आज जो है तो वहीं से न्यूज निकला। अब आप सोचिए कि ये किस तरह की कौम है जो ये दुनिया को बताते हैं। मैंने कई बार बोला है प्रोग्राम में आपके, और मैं बहुत ही कैंडिडली अपनी बातें रखता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में आ जाए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि दुनिया इसलिए बर्बाद नहीं है कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। बेसिकली दुनिया इसलिए है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर। उनका एक जो है शेर है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, समर शेष हैं नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। सवाल यह है कि आपको जितने कम पढ़े लिखे लोग और उस तरह के लोग मिलेंगे, वो पूरे आत्मविश्वास से भरपूर हैं, झूठ भी बोलते हैं तो ऐसे डंके की चोट पर। और ये जितने सो कॉल्ड स्कॉलर्स होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, नहीं ये नहीं ये हो जाएगा, नहीं ये नहीं इसकी भी पॉसिबिलिटी है, नहीं 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 दिस वे दैट वे, ये जो ब्ला ब्ला और दैट वे दिस वे, ये जो हम नेपथ्य वगैरह में जाते हैं और जो तटस्थ रहते हैं, ये उसी का खमियाजा है जो आज पूरी दुनिया के अंदर ये जो है। और जब भी दुनिया के अंदर तबाही बर्बादी आई है, मौलाना रूमी का बहुत बड़ा कौल है कि एक सैकड़ों आलिमों के मरने से दुनिया को उतना खसारा नहीं होता है जितना एक जाहिल के बाइख्तियार या बरसरे इख्तिदार आने से होता है। तो ये जो है सूरत हाल है दुनिया की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मुमताज साहब आपको और आपके इस चैनल को कि आपने एक तरह से जो है लोगों को जागरूक करने का भी किया है काम। अब जो है दूसरी बात यह है कि हम जो है कोशिश में हैं कि एक ट्रू पिक्चर लाई जाए कि पूरी दुनिया के अंदर सिनेरियो क्या है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अलावा यूरोप के पास या वेस्ट के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है।
इन्होंने जो अखलाकियात के नाम पर और ये जितनी चीजें दी हैं, मैं यहाँ पे कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज नहीं बल्कि आईना दिखाऊंगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था कि एक मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो, इन्होंने उसको चुराया और उसी चोरी के बहुत सारे जो है हुजूर के बहुत सारे अखवाल, हुजूर के अफाल, जो कुछ हुजूर के रूल्स थे, जो मतलब इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसको चोरी करके इन्होंने कि भाई आम लोगों के फायदे के लिए ये हो, उसके फायदे के लिए ये हो, उसको ये कम्युनिज्म के नाम पे ले आए। आई एम सॉरी टू से कुछ लोग नाराज होंगे मुझसे, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं मैं वो दलील के साथ कह रहा हूं। तो ये जो है सूरत हाल ये है, इनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था। अब आप बताइए कि आज से 15-20 साल पहले एक फिल्म बनी थी हॉलीवुड की, उसका नाम था 300। 300 के अंदर मैंने वो फिल्म देखी है। उसके अंदर क्या है कि यूनान के लोग आते हैं और वो ईरान पर अटैक करते हैं और ईरान की हजारों की फौज है और वो उसको शिकस्त दे देते हैं। मुझे याद है उस वक्त कमाल खराजी या कौन थे वजीर खारजा ईरान के, उनका एक विजिट हुआ यूएन का, अमेरिका का। उन्होंने भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो इसके अंदर पैसा लगा है वार्नर ब्रदर्स का और इनका मूवी बनाने में, यहूदी हैं ये। इसराइल अपनी औकात देख ले कि कितने दिन पुराना है और वो ईरान से टकराने से पहले अपनी जो है तारीखी हैसियत देख ले कि क्या है वो, उसके बाद हमसे बात करे। तो इसराइल इस लायक भी नहीं है कि वो 300 या इस तरह की मूवीज बनाकर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। तो आप बताइए, ईरान की एक तहजीब ऐसी है, अगर हम भारत के सिनेरियो में बात करें, जो हम उर्दू जबान बोलते हैं या जो पूरा कल्चर है, ये कहां से आया है, किसका है ये? तो कल्चरली, सोशली ईरान, भारत, अफगानिस्तान, ये जो पूरा रीजन है ये, तो ये पूरे का पूरा ये है। अब आप बताइए कि क्या जो है ऐसी सूरत हाल में इन सारे खित्ते के ममालिक को, मैं तो ये बोलता हूं कि अरब ममालिक भी कोई पराये नहीं है। अरबों के साथ भी सदियों पुराना भारत का ट्रेड रहा है, कल्चरल रिलेशंस रहे हैं हमारे यहाँ। तो उन सब के होने के बावजूद मैं ये मानता हूं कि ये सदी एशिया की जो है सदी होनी चाहिए और एशिया के तमाम ममालिक को, जितने बाहरी फोर्सेस हैं, वेस्टर्न फोर्सेस, इनके खिलाफ एकजुट होकर के महाज बनाना चाहिए और ईरान हो, कोई भी मुल्क हो, इसके जो है हिफाजत के लिए आगे आना चाहिए। और वेस्टर्न पावर्स ने जो अपना इसराइल के नाम से कैंटोनमेंट स्थापित किया है मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर मैं बोलता हूं बिल्कुल धड़ल्ले के साथ, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के कद्दावर लीडर थे, उनका बहुत मशहूर कौल है, उन्होंने पूरी स्पीच दी थी कि इनको फलस्तीन छोड़ना होगा, फलस्तीन फलस्तीनियों का है, अरबों का है। आप बताइए कि क्या भारत का कोई नागरिक डुअल सिटीजनशिप रखता है क्या? हमारे पास है, नहीं है। आपके पास है, नहीं है। इसराइलियों के पास क्यों है? क्योंकि उनको पता है। आप बताइए, कभी भारतवासी बोलता है कि नहीं मैं भारतीय हूं? उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो है। सिर्फ इसराइली बोलते हैं कि मैं इसराइली भी हूं। क्यों? क्योंकि वो डुअल पासपोर्ट रखते हैं, डबल डबल। अमेरिका का भी होगा, रशिया का भी होगा और प्लस इसराइल का भी होगा। आप बताइए कि जब सिर्फ ईरान ने सिर्फ मिसाइल दागने शुरू किए थे, मैं बिगिनिंग के बारे में बता रहा हूं, अक्टूबर 7 के ठीक 10 रोज के बाद कुछ मिसाइल्स गए थे वहां पे। उसके बाद जो भगदड़ मची है, 7 से 8 लाख से ज्यादा यहूदी इसराइल छोड़ चुके हैं, भगदड़ मची है। तो अब अगर दूसरी जंग होती है, जो आपने बताया कि पोलैंड ने बोला है कि ईरान से शहरी छोड़ दें, एक अहम खबर और थी मुमताज भाई, आपको मालूम होगा, आज सारे चैनल्स पर पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के अंदर रॉयटर्स ने दिया है, अनादोलू ने दिया है, इसराइल टाइम्स ने, सॉरी जेरूशलम पोस्ट के है उस पे, वेबसाइट पे उसके अंदर क्या है कि ईरान में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल है और वहां की गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट पर रहने के लिए बोला है, कभी भी बंकरों में जाना पड़ सकता है। आप देखिए, बोर्ड ऑफ पीस की आज मीटिंग हो रही है। अगर ईरान के साथ ये वार्ता विफल होती है तो क्या ईरान के मिसाइल झेलने के लिए इसराइल तैयार है? फिर जो भगदड़ मचेगी, तो मैं वही बोलता हूं कि ये किस तरह के रूलर्स लोगों ने इलेक्ट किए हैं अपने ऊपर, चाहे अमेरिकन ने ट्रंप को लाए हों या फिर ये जो है जायनिस्ट वगैरह लाए हों इसको, नेतन्याहू को, जो कि एक डिक्लेयर्ड वार क्रिमिनल है इंटरनेशनली। तो आप बताइए कि इस तरह के लीडर्स को अगर ये लोग इलेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए जनता भी दोषी है। और जब भगदड़ मचेगी तो जाहिर सी बात है कि इसराइल इसी भगदड़ से डर रहा है, इसीलिए इस तरह के जो है वो है। और अगर
दुनिया में अमन से रहना है तो फारसी का ही एक कौल है, तंग आमद बजंग आमद। किसी को इतना परेशान न करो कि तुम भी जो है परेशानी में पड़ जाओ। मान लीजिए किसी तरह से अगर अगर इसराइल वहां पे बन गया था तो उसको चाहिए ये था कि वो अखलाकियात का सबूत देता, लेकिन उसने नहीं दिया। और सिचुएशन यही है, मुझे खौफ है कि भगदड़ बहुत भयंकर मचेगी इसराइल में। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि एक बड़ी खबर यहाँ पे नूर साहब ने दिया और मैं भी इसको महसूस कर रहा था। खबर भी आ गई है कि मैंने कल एक न्यूज में देखा कि नेतन्याहू अमेरिका से वापस आने के बाद गायब है। क्या ये बात सही है? और मैं समझता हूं कि बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई बयान नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है और इसराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ा। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए, दो मेहमान और जुड़ गए। मैं मेजर जनरल साहब जुड़ गए हैं जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और मिडिल ईस्ट क्या अगर हम कहें कि वर्ल्ड के सतह पर उनकी बड़ी गहरी नजर है तो गलत ना होगा। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मुझे रिटायर्ड लगाने में जरा से तकल्लुफ होता है क्योंकि जो फौजी होता है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे कोई प्रोफेसर रिटायर्ड नहीं होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं जनाब फिरोज बख्त अहमद साहब। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। तो मैं राशिद रिजवी साहब, ये जो खबर आ रही है मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये कि उसी पे कि जो एक तरफ हमास अपने गवर्नर्स, अपने मिनिस्टर्स ये सब तैनात कर रहा है, ये अपने आप में उसकी कामयाबी है अगर देखा जाए, यानी वो अपने निजाम को मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो नितिनयाहू गायब हो रहे हैं, नितिनयाहू सामने नजर नहीं आ रहे हैं और बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, तख्ता पलट की पूरी सूरत हाल है। तो कैसे इसको देखते हैं राशिद रिजवी साहब? इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूं। जी मुमताज भाई, देखिए वहां पर कोई निजाम अभी है नहीं, किसी का कंट्रोल अभी है नहीं गाजा में। तो अब ये बताइए, कोई ना कोई तो वहां का नाजिम होना चाहिए। अगर कोई भी नाजिम नहीं होगा तो वहां जंगल राज हो जाएगा, लूट मार हो जाएगी, ये सारे हालात वहां पैदा होंगे। जो ताकतवर है वो कमजोर को नोचेगा, और वैसे भी हालात वहां के बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए वहां पर एक निजाम होना बहुत जरूरी है जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करे, सिक्योरिटी का इंतजाम करे। अब हमास में इतनी कुव्वत तो नहीं है कि इजराइल की बॉम्बिंग के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी वो दे सके, वो तो उसका जेनोसाइड वाला पहलू है। लेकिन लोकल तरीके से किसी भी एरिया को मेंटेन करना, उसको चलाना, तो उसके लिए वो अपना गवर्नर भी बनाएगा, अपना डिप्टी कलेक्टर भी बनाएगा, अपनी पुलिस भी रखेगा। कुछ ना कुछ तो उसको करना ही होगा, पुनः निजाम चल नहीं पाएगा। अगर ये नहीं करेगा तो इजराइल कब्जा करेगा। और जैसे अपने वो कानून थोप रहा है वेस्ट बैंक पर, इन लोगों के ऊपर अपना निजाम थोपने की कोशिश कर रहा है। आज दो न्यूज आई है गाजा से। एक तो ये है कि 350 एकड़ जमीन में अमेरिकी अपने सैनिकों का एक अड्डा बनाएगा और वो 5000 फोर्स वहां पर वो रहेगी, जो गाजा की और इंटरनेशनल फोर्स के साथ मिल करके गाजा की सिक्योरिटी करेगी। तो अमेरिका का क्या बहाना होता है, क्या तरीका होता है, क्या झूठ होता है, वो आप सब जानते हैं कि इस बहाने से आएंगे और जमीन कब्जा करेंगे। 350 एकड़ जमीन बनाएगा मतलब वो किसी न किसी की तो रही होगी ना। जो गाजा के लोग वहां खेती किसानी करते थे, जो आज कब्जे में है इजराइल के। तो अगर उसमें इसने ऐलान कर दिया कि 350 एकड़ जमीन पे हम ऐसा करेंगे, तो अब उस जमीन का कोई मालिक न रहा सिवाय अमेरिका के। दूसरा,
आज हेलीकॉप्टर से गाजा में 3 खजूर और 1 सिगरेट और 1 कार्ड का पैकेट फेंका गया है और उसमें कार्ड में एक मैसेज लिखा था कि इस नंबर पर कांटेक्ट करो। तो ताज्जुब की बात ये लगती है कि इस नंबर पर कांटेक्ट करो का मतलब क्या है? तो मतलब हम लोग जो समझ सकते हैं यही समझेंगे कि गाजा में इनके एजेंट की कमी हो गई है। इनकी जासूसों के, इनके मुखबिरों की कमी हो गई है जो इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं हमास के खिलाफ या हमास के लीडर के खिलाफ। कौन एक्टिव लोग हमास के हैं जिनको टारगेट करना है इजराइल को, ऐसे लोगों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसलिए इन्होंने ये खेल खेला है कि एक छोटा-सा पैकेट, उसमें 3 खजूर, 1 सिगरेट और ब्लू कलर का एक कार्ड फेंका गया गाजा के लोगों के लिए। तो आज भी अगर आप देखिए या कल का वीडियो आप देखिए, किस तरीके से एकजुटता के साथ गाजा के लोग खड़े हैं। मस्जिदें खंडहर हो गई हैं लेकिन फिर भी उनकी इबादत वहाँ चालू है। क्योंकि मुसलमान तो पूरी दुनिया को, पूरी ज़मीन को ही अल्लाह का घर मानता है। वो कहीं भी सजदा कर लेता है, उसको सजदा करने के लिए कोई आलीशान एयर कंडीशन मस्जिद की ज़रूरत नहीं होती है। हज़ारों साल का ये इतिहास रहा है कि पूरे ये सजदा रेगिस्तान से ही शुरू हुआ और आज भी पूरी दुनिया में होता है। तो वहाँ पर जिस तरीके से मार्केट सजाए गए, जिस तरीके से इफ्तार लोग करते हुए दिखाए गए, जिस तरीके से पहले जुमे की नमाज, रमज़ान के पहले जुमे की नमाज वहाँ हुई, वो देख कर के ये साफ दिख रहा है कि हौसले पस्त नहीं हैं। उनके पास रिसोर्सेज़ की कमी हो सकती है, हौसलों की कमी नहीं है। और मुमताज़ भाई, जिस तरीके से तैयारी अमेरिका कर रहा है, एक तरफ तो इधर हमास का शोषा भी छोड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तरफ अटैकिंग मोड पे वो दिखा रहा है अपने आप को। तो आप ये देखिए कि जर्मनी ने आज इरबिल, जो इराक में एयरबेस था जर्मनी का भी, वहां से उसने अपने मैक्सिमम सोल्जर्स, मैक्सिमम असेट वापस कॉल कर लिए जर्मनी। तो ये सारे सिग्नल पता ये चल रहे हैं कि हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं और जर्मनी भी चाहता है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाल लें और उतने ही लोग रहें जो उस एयरबेस को खाली मेंटेन कर सकें। अगर नुकसान भी होता है तो कम से कम हो। और ये एक सिग्नल ये भी दिखा रहा है कि जर्मनी शायद इस लड़ाई में अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है, सिर्फ ब्रिटेन ही गाहे-बगाहे इधर-उधर दिख रहा है। अभी तक फ्रांस, जर्मनी या स्पेन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जी मुमताज़ भाई।